वक्र से संबंधित पिछले वीडियो में हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा की थी कि किस प्रकार से समोत्पाद वक्रों का प्रयोग करते हुए उत्पादन के आर्थिक और अनार्थिक संयोगों को अलग अलग कर सकते हैं। उसका हमने चित्र में प्रदर्शन भी देखा था और अच्छी तरीके से समझा था कि किस प्रकार से ऋज रेखाओं के भीतर स्थित सभी बिंदु समोत्पाद वक्र पर उत्पादन की दृष्टि से आर्थिक संयोग को बताते हैं और ऋज रेखाओं के बाहर बाएं और दाएं स्थित सारे बिंदु उत्पादन की दृष्टि से अनार्थिक संयोगों को बताते हैं। ये इस उत्पादन के आर्थिक और अनार्थिक संयोगों को अलग करने के अतिरिक्त समोत्पाद वक्र के और भी कुछ उपयोग है। उसी में से एक उपयोग पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। समोत्पाद वक्र का प्रयोग करते हुए हम न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन कैसे किया जा सकता है, किस बिंदु पर किया जा सकता है, इसकी भी चर्चा कर सकते हैं। इसे अनुकूलतम उत्पादन संयोग की संज्ञा दी जाती है। एक उत्पादन को उत्पादन करते समय बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत निर्णय लेने पड़ते हैं। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग उत्पादन के संयोग होते हैं। उत्पादन में भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, साहस, इन सभी साधनों को किस सीमा तक लेना है, कितना लेना है, ये डिपेंड करता है। समय के साथ ये बदलता है, परिस्थिति के हिसाब से बदलता है, साधनों के मूल्य के हिसाब से बदलता है, तकनीकी ज्ञान के स्तर के हिसाब से बदलता है, साधनों की सीमांत उत्पादकता कितनी है उसके हिसाब से भी निर्णय लेना पड़ता है। कहने का तात्पर्य एक जो उत्पादक है उसको उत्पादन करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बहुत अधिक निर्णय लेने पड़ते हैं। यदि उसके निर्णय परफेक्ट नहीं होते हैं तो उसका जो प्रतिद्वंदी है उसकी उत्पादन की लागत कम आएगी और जब लागत कम आएगी तो वह उस वस्तु को कम मूल्य पर सेल कर देगा और जो प्रथम उत्पादक है जिसकी लागत ज्यादा आ रही है वह मार्केट में टिक नहीं पाएगा। तो कहने का तात्पर्य एक उत्पादक का बाजार में अस्तित्व इस पर निर्भर करता है कि वह अपने उत्पादन का संयोग अनुकूलतम लागत पर करता है या नहीं करता है। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो ऐसी स्थिति में बाजार में वह ज्यादा टिक नहीं पाता है और उसको अपना उत्पादन बंद करना पड़ता है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है अनुकूलतम साधन संयोग। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अनुकूलतम साधन संयोग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से समोत्पाद वक्र का प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य रूप से एक उत्पादक का अनुकूलतम संयोग उस स्थान पर होता है जब विभिन्न साधनों की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमतों का अनुपात बराबर हो। यानी अगर साधन है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बटे प्राइस ऑफ लेबर बराबर होना चाहिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बटे प्राइस ऑफ कैपिटल, बराबर होना चाहिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ टेक्नोलॉजी बटे प्राइस ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी जो भी उत्पादन के साधन है, चाहे उत्पादन के 5 साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध और साहस, तो इन सभी की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात बराबर होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं। मान लीजिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर तो है 80 और प्राइस ऑफ लेबर है 50। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है 50 और प्राइस ऑफ कैपिटल है मान लीजिए किसी समय 70। तो यहां देखिए, यहां अगर हम देखेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बटे प्राइस ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बटे प्राइस ऑफ कैपिटल, क्योंकि 80 डिवाइडेड बाय 50 इज ग्रेटर देन 50 डिवाइडेड बाय 70। तो ऐसी स्थिति है जब श्रम की सीमांत उत्पादकता 80 है और श्रम की कीमत 50 रुपए है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता 50 ही है और उसकी कीमत 70 रुपए है। तो ऐसी स्थिति में एक उत्पादक अनुकूलतम संयोग पर नहीं होगा और उसको क्या करना चाहिए, उसको लेबर की मात्रा को बढ़ाना चाहिए और तब तक बढ़ाना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे लेबर की मात्रा बढ़ेगी, लेबर की सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी, तो उसको जब तक लेबर बढ़ानी चाहिए जबकि 50 के बराबर 50 नहीं हो जाए। दूसरी चीज, उसको पूंजी की मात्रा में कमी करनी चाहिए। जब पूंजी की मात्रा में कमी होगी तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता बढ़ेगी। तो ये तब तक करनी चाहिए जब तक कि ये 70 के बराबर 70 नहीं हो जाए। तो लास्ट स्तर क्या होगा कि यहां जब तक उसको चेंज करना चाहिए जबकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 80 है तो प्राइस ऑफ लेबर 80, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल 50 है तो प्राइस ऑफ कैपिटल भी 50 तक नहीं हो जाए। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये इसको किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है कि अगर देखिए वो कैपिटल की मांग कम करेगा, कैपिटल की मांग कम करेगा तो कैपिटल की रेट गिरेगी। हम यहां क्या करेंगे,
लेबर की रेट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ज्यादा है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ज्यादा है तो श्रम की ज्यादा मांग करेंगे, श्रम की ज्यादा मांग करेंगे तो श्रम की कीमत बढ़ेगी, और ये मांग तब तक बढ़ती चली जाएगी जब तक कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, अगर ज्यादा करेंगे तो ये गिरेगी, हम ज्यादा श्रम की मांग करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर गिरकर 50 हो जाएगी, प्राइस ऑफ लेबर भी 50 है। और जब हम इनकी पूंजी की मांग कम करेंगे पहले की तुलना में तो ये बढ़कर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल 70 हो जाएगी, तो प्राइस ऑफ कैपिटल भी 70 है। तो इस स्तर पर क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बटे प्राइस ऑफ लेबर बराबर हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बटे प्राइस ऑफ कैपिटल, या हम कह सकते हैं कि 50 बटे 50 बराबर हो जाएगा 70/70। यानी एक उत्पादक उस समय तक साधनों का प्रतिस्थापन करता रहे जब तक कि सभी साधनों की अंतिम इकाई की प्राप्त सीमांत उत्पादकता और उनकी कीमत का अनुपात बराबर नहीं हो जाए, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ लेबर बराबर होना चाहिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय कैपिटल। तो इसको हम किस प्रकार से, ये तो हमारा सैद्धांतिक बात हुई, किस प्रकार से समोत्पाद वक्र का प्रयोग करते हुए हम अनुकूलतम साधन संयोग प्राप्त कर सकते हैं। कल भी हमने एक उपभोक्ता के संतुलन के बारे में चर्चा की थी, तो उपभोक्ता के संतुलन की 3 शर्त बताई थी, उन्हीं शर्तों का प्रयोग करते हुए हम अनुकूलतम साधन संयोग की बात करेंगे। जैसे देखिए ये समलागत रेखाएं हैं, मान लीजिए समोत्पाद वक्र है, ये समोत्पाद वक्र की ये C1 समलागत रेखा है, ये C2 समलागत रेखा है, ये C3 समलागत रेखा है और ये C4 समलागत रेखा है। अब समोत्पाद वक्र है, ये आइसो प्रोडक्ट कर, आइसो प्रोडक्ट 1, ये 80 के खर्चे को बताती है, 100 के खर्चे को बताती है, 120 के खर्चे को बताती है, 140 के खर्चे को बताती है। इसको C1 बताया गया, इसको C2, इसको C3, ये C4। कॉस्ट 1 C1 C1, C2 C2, C3 C4। अब देखिए बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R, बिंदु S और बिंदु T, इन सब पर उत्पादन बराबर है, सब में 100 का उत्पादन हो रहा है। बिंदु P पर भी 100 उत्पादन हो रहा है, पर इस 100 उत्पादन में देखिए कैपिटल ज्यादा यूज कर ली गई, लेबर कम, यहां लेबर ज्यादा यूज की गई, कैपिटल कम है। तो बिंदु P और T दोनों पर 140 रुपए खर्च हो रहे हैं उत्पादन हुए। इसी प्रकार से बिंदु Q और S दोनों पर 120 रुपए का खर्चा है पर उत्पादन 100 ही है। और बिंदु R जो बिंदु है, इस पर खर्चा जो है वो 100 रुपए का ही है और उत्पादन भी 100 है। तो यहां प्रति इकाई लागत 1 रुपए ही आती है, वहां प्रति इकाई लागत ज्यादा आती है। तो एक उत्पादक को उस बिंदु पर उत्पादन करना होगा जहां उसकी लागत न्यूनतम हो, और ये लागत न्यूनतम कहां होगी, R बिंदु पर न्यूनतम होगी। तो हम कह सकते हैं कि अनुकूलतम साधन संयोग उस बिंदु पर होगा जहां, पहली शर्त हम कह सकते हैं कि एक उत्पादक का अनुकूलतम लागत संयोग उस बिंदु पर होगा जहां पर सम लागत रेखा जो है वो, जहां पर समोत्पाद वक्र सम लागत रेखा को स्पर्श करता है, यहां स्पर्श करता है। तो यहां देखिए P बिंदु, Q बिंदु, R बिंदु, S बिंदु, T बिंदु, तो इनमें से P और T पर उत्पादन करेगा तो उसकी लागत ज्यादा आएगी। इसी प्रकार से Q और S पर उत्पादन करेगा तो 120 रुपए लागत आएगी, P और T पर 140 रुपए आएगी और R पर 100 रुपए ही लागत आएगी। और उत्पादन सब पर 100 ही है, P, Q, R, S, T। तो एक उत्पादक जो है उस बिंदु पर उसकी लागत न्यूनतम आएगी जहां पर समोत्पाद वक्र सम लागत रेखा को स्पर्श करता है। अब दूसरी चीज देखिए, स्पर्श बिंदु पर जो ढाल है, हमने बात कर ली स्पर्श बिंदु की। अब स्पर्श बिंदु का जो ढाल है, जैसे हमने ये बात करी, ये C1 था, ये C2 था, ये C3 था और ये C4 था, और हमने ये बनाया था IC1, आइसो प्रोडक्ट 1, जिसको हमने बताया, यहाँ इसको हमने सेकंड पे टच किया था, ये एक और हम नीचे बना देते हैं। तो यहाँ देखिए P, Q, R, S, T, यहाँ 100 का खर्चा है, 120 रुपए का खर्चा है, 140 का खर्चा है। तो पहली शर्त तो क्या थी कि टच करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। दूसरी चीज, स्पर्श बिंदु पर सम लागत रेखा का ढाल और समोत्पाद वक्र का ढाल दोनों का बराबर होना चाहिए। तो समोत्पाद वक्र का ढाल होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बटे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बराबर होना चाहिए सम लागत रेखा का ढाल PL बटे PK।
यानी MPL/PL बराबर होना चाहिए MPK/PK। तीसरी चीज जो है, स्पर्श बिंदु पर समुत्पाद वक्र मूल बिंदु के प्रति क्या होना चाहिए, उन्नतोदर होना चाहिए। तो ये 3 शर्तें होती है। पहली शर्त क्या है कि ये जो समलागत रेखा है इस पर ये स्पर्श होना चाहिए। दूसरी चीज, स्पर्श बिंदु पर ढाल बराबर होना चाहिए, यानी इस बिंदु पर ऐसा नहीं हो कि स्पर्श ये यूं कर रहा हो आइसोप्रोडक्ट 1, और ये दूसरा जो है दूसरा जो वक्र है वो आइसोप्रोडक्ट 2 हो। तो ये देखिए स्पर्श ये भी कर रहा है पी बिंदु पर, स्पर्श ये भी कर रहा है, पर यहां जो प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन, देखिए इसको हमने आगे ही नहीं बनाया, यहां 100 है, यहां 80 प्रोडक्शन को बता रहा है। तो पहली चीज स्पर्श होना चाहिए, स्पर्श हमने क्यू बिंदु पर बता दिया। दूसरी चीज इन पर ढाल बराबर होना चाहिए, देखिए यहां ढाल अलग अलग है दोनों का, इस जगह ढाल दोनों का बराबर है। और तीसरी चीज, जिस बिंदु पर यह स्पर्श होता है वहां समोत्पाद वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। ये आइसोप्रोडक्ट कर्व है, ये दूसरा आइसोप्रोडक्ट कर्व है, यहाँ 80 का प्रोडक्शन है, यहाँ 100 का प्रोडक्शन है, तो इस जगह ये मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर है। तो इस प्रकार से समोत्पाद वक्र का प्रयोग करते हुए हम न्यूनतम लागत संयोग को भी बता सकते हैं। मैं समझता हूं ये वीडियो किस प्रकार से समोत्पाद वक्रों का प्रयोग करते हुए एक उत्पादक अपने लागत को न्यूनतम करके लाभ को अधिकतम कर सकता है, इसको भी बताने में समोत्पाद वक्र उपयोगी है। धन्यवाद।